ये है ममता की गिफ्ट शॉप। एज अ वॉलंटियर काम किया। क्यों ना तुम खुद का काम अपना स्टार्ट करो कुछ। इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया। काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छा। 2:30 के आसपास होता होगा क्योंकि हीटिंग का ज़्यादा होता है। थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई ना कोई कुछ कहेगा। ममता के साथ फालवी भी आई हुई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं ममता के गिफ्ट शॉप बिज़नेस के बारे में। दोस्तों हमें एक कमेंट्स आया था कि आप ममता की शॉप के ऊपर एक ब्लॉग बनाइए कि ममता ने कैसे शॉप का बिज़नेस स्टार्ट किया और ये सब, तो हमने सोचा आज उस पर एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अब्रॉड में, बाहर विदेश में अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर आपके कोई जानने वाले कोई वो भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं या फिर उनकी करने की इच्छा है, तो ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों ये है ममता की गिफ्ट शॉप जो नॉर्थ हैटफोर्डशायर के हिचन मार्केट टाउन में है। हिचन एक काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मार्केट टाउन है जहाँ पे ममता की शॉप है और इस शॉप का नाम है ट्रीट योरसेल्फ। तो ममता का कहना है कि अगर आप खुद को जब अच्छे से ट्रीट करेंगे तभी आप दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो इनकी शॉप का नाम भी थोड़ा बहुत इसी से इंस्पायर्ड भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये रही ममता की गिफ्ट शॉप। इसमें तरह तरह के हैंडमेड गिफ्ट्स, हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट्स, गिफ्ट कार्ड्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी और क्लोथिंग भी है ऊपर। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक छोटा सा शॉप का एक टूर वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को इसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानना है शॉप के बारे में, क्या क्या गिफ्ट आइटम्स हैं यहाँ पे या फिर क्या क्या ममता की शॉप में है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब ममता से मिलते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने शॉप कैसे स्टार्ट करी, क्योंकि हमारे पुराने एक वीडियो में किसी ने कमेंट लिखा था ना कि आपने यहाँ पे शॉप कैसे स्टार्ट करी, उसके बारे में बताइए। वीडियो बनाने के लिए उन्होंने बोला था कि कुछ जानकारी बनाने के लिए, तो हमने सोचा आज इसको आप लोगों के सामने लेके आते हैं। आप हमें इसी तरीके से कमेंट कीजिए कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो वो हमारे लिए भी थोड़ा सा ईजी रहता है। तो दोस्तों अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ममता के दिमाग में ये गिफ्ट शॉप का आइडिया कैसे आया, जबकि ममता तो जो है एजुकेशन फील्ड से है। वो इंडिया में जब थी तो वहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाती थी। ममता ने जब यहाँ पे यूके में आई तो यहाँ पे भी पढ़ाना जारी रखा। ये डिफरेंट स्कूल्स में जाती थी पढ़ाने के लिए मैथ और साइंस। पहले मैंने ट्रियांस के स्कूल में एज अ वॉलंटियर काम किया। उसके बाद यहाँ पे एजेंसीज़ होती हैं, आपको वहाँ पे जाके टीचिंग एजेंसीज होती हैं जो आपको डिफरेंट स्कूल्स में भेजती हैं एज अ सप्लाई टीचर। जैसे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट, हाँ, जैसे मैथ और साइंस के टीचर कभी लॉन्ग हॉलीडे पे चले जाते हैं या कोई बीमार हो जाता है टीचर, तो वो वहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कोई भी प्रोफेशन है, जैसे टीचिंग है, मेडिकल है, डॉक्टर्स का या नर्सेस का या फिर ड्राइवर्स का, इंजीनियर्स का, ये सब की एजेंसीज़ यहाँ पे ज़रूर होती है। जहाँ पे जिन डिपार्टमेंट्स में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की कमी होती है तो वहाँ पे एजेंसीज़ को लोग कांटेक्ट करते हैं। एजेंसी उनको टेम्पोररी स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं। इवन डॉक्टर्स भी एजेंसी के थ्रू जाते हैं यहाँ पे यूके में। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा ये जानकारी। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, ममता ने एज अ सप्लाई टीचर कई जगह कई स्कूल्स में टीचिंग करी पहले। फिर इसके बाद में इन्होंने एज ए नर्सरी नर्स छोटे बच्चों के स्कूल में जाना शुरू किया, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। तो जैसे इन्होंने बताया कि मैंने नर्सरी नर्स की जॉब स्टार्ट करी क्योंकि फालवी उसमें बहुत छोटी थी तो उसको हम कहीं छोड़ नहीं सकते थे और मैं स्पेशली नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं नर्सरी में जॉब करूँ तो मैं उसको अपने साथ नर्सरी में लेके जाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे नर्सरी नर्स की जॉब स्टार्ट करी। वहाँ पे छोटे बच्चों का रहता वहाँ पे, हाँ वहाँ पे सारे छोटे, हाँ वो रहते हैं 6 to 5 ईयर। ओके, 6 मंथ टू 5 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे वहाँ पे होते हैं। तो 0 ईयर्स मानते हैं उसको, 0 ईयर to 5 ईयर ऐसे। तो दोस्तों ममता को काफ़ी हैंड क्राफ्टेड और हैंडमेड चीज़ों का बड़ा शौक़ रहा है बचपन से ही। और मैंने भी इनके काफ़ी सारे क्राफ्ट जो बचपन में या फिर इन्होंने कॉलेज टाइम में बनाए वो काफ़ी देखे हैं। और ये उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी। हाँ, मुझे काफ़ी शौक़ था हैंड क्राफ्ट का। जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मैं क्रोशिया करती थी।
तो उससे मैं टेबल क्लॉथ और ये सब बनाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ तुम्हारी ड्राइंग पेंटिंग भी तो थी? हाँ, मैंने कुछ पेंटिंग भी बनाई थी, सीखी थी। जैसे 10th की बोर्ड की छुट्टियाँ होती थी और 12th की बोर्ड की छुट्टियाँ, तो उसमें हम लोग सीखने जाते थे तो बनाते थे। और शादी के टाइम पे मैंने कुछ अपने हाथ से चादरें भी पेंट करके बनाई थी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। तो ये सब कुछ तो दोस्तों करती वैसे थी मैं। इंडिया में तो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है बच्चों को काफ़ी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है और बच्चे इसमें काफ़ी रुचि भी लेते हैं। और वैसे यहाँ यूके में भी है। यूके में तो क्राफ्ट और आर्ट का मैंने काफ़ी ज़्यादा ही देखा है ना। बच्चे हर कोई क्राफ्ट और आर्ट ये सब बनाते ही हैं। वैसे मेरी भी आर्ट काफ़ी अच्छी है। मैं भी ड्राइंग वगैरह काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ, और लेकिन त्रियांश की भी अच्छी है। कभी हम लोगों ने इसको प्रोफेशनली नहीं किया आज तक। त्रियांश ने तो शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। तो दोस्तों हम लोग वैसे डिस्कस करते रहते थे, तो एक दिन मैंने ममता को बोला कि क्यों ना तुम खुद का काम अपना स्टार्ट करो कुछ। तो काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन किया और काफ़ी मार्केट रिसर्च भी किया चीज़ों को लेके, क्या क्या यहाँ पे स्कोप है और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स का कोई बिज़नेस किया जाए। और ममता को ये बड़ा अच्छा लगा और ममता ने डिसाइड किया फाइनली कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो हैंड क्राफ्टेड हैंडमेड चीज़ों का करेंगे। तो फाइनली ममता ने डिसाइड किया कि हम लोग एक गिफ्ट शॉप स्टार्ट करते हैं, गिफ्ट शॉप ओपन करते हैं। तो हैंडमेड गिफ्ट शॉप है। तो यहीं से फिर ये ममता का जो आइडिया गिफ्ट शॉप का ये यहीं से आया। फिर हम लोगों ने इस पे ममता ने काम करना इस पे शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये फाइनल डिसीजन लेने तक ममता को काफ़ी इफ़ एंड बट्स और ये सब आ रहा था दिमाग में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ममता को वैसे भी टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आता था, है ना। और अभी भी खैर टीचिंग में उनको अच्छा लगता है, लेकिन फाइनली जब ये डिसाइड किया तो तुमने डिसाइड किया, बताओ ज़रा तुम्हें क्या लगा था? पहले तो मुझे लगा कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या कहते हैं, अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाई, अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें आती दिमाग में कि अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ तो हर महीने पैसे आ रहे हैं, बिजनेस करूँगी तो नहीं आएंगे। तो मैं सोच रही थी करूँ या ना करूँ। फिर लेकिन फाइनली हमने स्टार्ट कर ही दिया। तो दोस्तों जैसे ममता ने बताया कि हम लोगों का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस का। जैसे ममता के भी दोनों पेरेंट्स वो टीचर्स हैं और मेरे भी फादर जो है वो आर्मी से थे और मदर होम मेकर थी। तो इसलिए ममता को थोड़ा सा ये डाउट था अपने ऊपर कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और ये सब, क्योंकि मेरा भी अपना जॉब है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और ममता को ही करना था सब कुछ जो भी करना था, है ना। लेकिन कभी कभी आइडियाज़ तो लेती थी ना। आइडिया मेरा बैक तो ही नहीं कर, बैकग्राउंड में जो सपोर्ट था वो हमेशा था। वही तो सबसे मेन होता है ना। वो अभी भी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमने जो डिसीजन लिया उस टाइम ये शॉप स्टार्ट करने का, तो कैसा था? अब मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया। बिल्कुल। तो दोस्तों ममता ने ये डिसाइड किया कि जो लोकल और इंटरनेशनल आर्टिजन्स हैं, लोकल और इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मंच तैयार किया जाए जहाँ पे उनको और उनकी कला को सही पहचान और एप्रिसिएशन मिल सके। तो ये भी इनका एक जो फर्स्ट फ्लोर पे सेगमेंट है, यहाँ पे ये क्लोथिंग का सेगमेंट है, काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छा, ब्यूटीफुल। तो जब ये सारा डिसाइड हो गया था कि अब ये करना ही है ममता को, तो इन्होंने फिर क्या किया कि जो लोकल के आर्टिस्ट थे यहाँ पे यूके में और इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे जो इंडिया में, नेपाल में, अदर कंट्रीज़ में भी, तो इन्होंने उनको कांटेक्ट करना शुरू किया। तो शुरू में मैं देखता था ममता पूरा लगी रहती थी लैपटॉप पे उनके कॉन्टैक्ट्स ढूंढने में और ये करने में, इधर कॉल करना उधर कॉल करना, फ़ोन कॉल्स डेली। तो तुम्हें शुरू में क्या दिक्कत आई? शुरू में बहुत दिक्कत आई। मैं सर्च करती थी कहाँ पे हैंडमेड गिफ्ट मिलेंगे, तो कांटेक्ट किया इधर उधर, इंडिया में भी कुछ से कांटेक्ट किया तो उनसे बात होती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी बात करी, इंटरनेशनल भी बात करी, तो धीरे धीरे हो गया स्टार्ट। तो दोस्तों ये सब तो डिसाइड हो गया था इनका कि करना है और इन्होंने फिर कांटेक्ट करना भी शुरू कर लिया था। अच्छी खासी कांटेक्ट लिस्ट बना ली थी लोगों की, आर्टिस्ट की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में, यहाँ पे। ये सारा डिसाइड होने के बाद में अब मेन जो चीज़ थी, अब ये कहाँ पे करना है, मतलब उसके लिए शॉप ढूंढनी है। शॉप ढूंढने के बाद में कहाँ पे करेंगे, कौन सी जगह अच्छी रहेगी, कौन सी शॉप अच्छी रहेगी, कितनी बड़ी शॉप लेनी है, ये सब इनके दिमाग में चलता रहता था। मैं बैकग्राउंड से इनको हेल्प करता रहता था। तो क्योंकि हिचन जो है
काफ़ी पुराना मार्केट टाउन है, हिस्टोरिक मार्केट टाउन है, तो यहाँ पे जो वाइब थी और जो एक नीश थी कस्टमर्स की, उसको देख के हमें लगा कि ये बेस्ट जगह है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। तो फिर शॉप्स वगैरह ढूंढना शुरू किया। तो दोस्तों इनको शॉप तो एक मिल गई थी यहाँ पे ऑनलाइन जो लगी हुई थी। वैसे 3-4-5 शॉप्स देखी थी, उनमें से एक शॉप बड़ी अच्छी लगी इनको। वो ऑलरेडी वहाँ पे गिफ्ट शॉप थी और काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फिर वहीं से शुरू होता है। यहाँ पे यूके में क्या होता है कि आप जो शॉप ऑनर हैं उनको आप कांटेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको एजेंसी को कांटेक्ट करना होता है। फिर एजेंसी की अपने नॉर्म्स होती हैं कि वो आपको एलिजिबल मानते हैं कि नहीं शॉप लेने के लिए, तो उनकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। तो उस पे आपको खरा उतरना होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस बिज़नेस को लेके, वो सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको शॉप पसंद आई, आपने बोला, ऑफ़र दिया और उन्होंने आपको शॉप दे दी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा आपका हिस्ट्री, बैकग्राउंड, क्रेडिट चेक, एवरीथिंग, मतलब दे चेक एवरीथिंग। उसके बाद में जब उनको लगता है कि आप ये शॉप ऑनर बनने के लिए हो, आप एलिजिबल हो, तभी वो आप लोगों को फिर ऑफ़र देते हैं। और वो ऑफ़र भी, शॉप को रेंट पे लेने का ऑफ़र भी जो है वो भी कंडीशनल होता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती है, तो उसके बाद में आगे बढ़ती है। तो ये सबसे पहले इनको चैलेंज आया। इनको जो ये शॉप है ये पसंद आ गई थी, और क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस भी था, सब कुछ इसमें अच्छा था, और ऑलरेडी ये बिज़नेस पिछले 4 साल से चल भी रहा था। तो हाँ, ये पॉजिटिव था ना इसमें। क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि दोस्तों कुछ भी हिडन नहीं होता है। मतलब आप जब शॉप लेते हैं तो सारी जानकारी शॉप की, मतलब क्या बिज़नेस कर रही है शॉप, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल है, और भी मतलब कोई शॉप की या बिज़नेस की कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मतलब सब कुछ ये डिस्क्राइब करके एजेंसी वाले आपको देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि कुछ भी हिडन नहीं रहता है, आपको सब पता रहता है। तो इन्होंने देखा और इनको अच्छा लगा कि ये शॉप अच्छी है, तो फिर अप्रोच किया एजेंसी को, एजेंसी से अप्रोच किया। तो एजेंसी को की जो रिक्वायरमेंट्स थी, सारे पेपर वर्क इनका जो था वो सबमिट किया एजेंसी में। तो फाइनली लगभग एक महीने बाद ऑफ़र, 1 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद इनको ऑफ़र आया कंडीशनल कि येस यू आर एलिजिबल, आपको शॉप ये मिल सकती है। तो फिर उसके बाद में वो तो पहला हर्डल पार किया था, फिर दूसरा हर्डल अब इसके बाद आता है, मेन तो हफ्ता। हाँ। तो दोस्तों जैसे ही ऑफ़र आया तो फिर इनको लगा अब तो ऑफ़र आ गया, तो बस हमें जो भी एडवांस रेंट पे करना होगा और सीधे चाबी मिल जाएगी विद इन अ वीक। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे तो अभी खेल अब शुरू होने वाला है। तो ऑफ़र आने के बाद उन्होंने बोला कि आप जो है, आपको एक अपना सॉलिसिटर हायर करना पड़ेगा और एक अकाउंटेंट भी हायर करना पड़ेगा, जो सारे अकाउंट से रिलेटेड कंप्लाइंस देखेगा, और दूसरा जो सॉलिसिटर है वो लीगल एडवाइस हमें देगा शॉप को लेके, बिज़नेस को लेके। तो ये बड़ा ट्रिकी था, फिर हमें पता नहीं था ना कि ये चीज़ें भी होती हैं इसमें। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सॉलिसिटर भी हायर किया, जिसने सारी कागजी कार्रवाई हमारी तरफ से करी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट से लेके, कंप्लाइंस से लेके सब कुछ। गवर्नमेंट की जो कंप्लाइंस है, HMRC की जो कंप्लाइंस है वो अकाउंटेंट ने देखी। HMRC यहाँ पे होता है जैसे जो टैक्स के लिए डिपार्टमेंट होता है, उसको HMRC बोलते हैं। तो ये सब चलता रहा, मतलब इसको भी चलते चलते 1 महीना फिर लगा, मतलब ये प्रोसेस सारा होने में। तो 2 महीने पूरे लग गए थे ना तुमको, हाँ, चाबी मिलने में। तो 2 महीने का पूरा टाइम लगा चाबी मिलने में, 2-2.5 महीने लगे पूरे चाबी मतलब शॉप की चाबी मिलने में। तो उसमें क्या होता था कि कई बार मतलब इस पूरे प्रोसेस में लगभग 30 से 40 ईमेल ममता ने लिखे होंगे अपने सॉलिसिटर को और अकाउंटेंट को, पूरा जो फाइल प्रोसेस होने में, लीज एग्रीमेंट बनाने से लेके की मिलने तक। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंप्लाइंस होती है। लेकिन ये बड़ा अच्छा होता है दोस्तों, यहाँ पे हाँ, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है, पेपर वर्क, कंप्लाइंस का। तो सारी चीज़ें पुख्ता रहती हैं, तो आगे चल के आपको बिज़नेस रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो शुरू का जो 2-2.5 महीने का जो हसल है वो आगे चल के आपको फ़ायदे देता है। जैसे जैसे इनका पेपर वर्क फिनिश हो रहा था, फिर उसके बाद में जो इन्होंने ऑफ़र डाला था शॉप के लिए, क्योंकि जो पैसे इस बिज़नेस के लिए ऑनर ने मांगे थे उसी के आसपास आपको ऑफ़र डालना होता है। तो जो ऑफ़र इन्होंने डाला था वो भी अच्छी खासी अमाउंट थी। तो उसे अब जब बीच में प्रोसेस चल रहा है तो उसे अरेंज करना भी एक बहुत बड़ा हसल होता है,
है ना, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे बिजनेसमैन तो है नहीं कि पैसा पड़ा हुआ है आपके पास, जॉब करने वाले हैं, तो फिर वो आपको जितना थोड़ा बहुत आपके पास है बाकी आपको अरेंज भी करना होता है, आपको लोन भी करना होता है। तो हम इस बीच में ये भी अरेंज कर रहे थे सारा, और ये भी फिर इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया, है ना, उसको पे भी कर दिया शॉप का, और फिर कीज़ भी मिल गई। और देन उसके बाद में फिर से एक चीज़ शुरू होती है कि अब जो शॉप पहले शॉप ऑनर चला रही है उसके अकॉर्डिंग इनको करना है, या फिर दूसरा इन्वेंट्री चेंज करनी है, क्योंकि इनका मोस्टली क्योंकि जो ममता का मन था वो हैंडक्राफ्टेड हैंडमेड चीज़ों को बिज़नेस को करने का था। तो पुरानी जो ऑनर थी उन्होंने यहाँ पे हैंडक्राफ्ट भी था उनके पास में, लेकिन इतना नहीं था। तो फिर ममता ने धीरे धीरे इन्वेंट्री चेंज करना शुरू किया, स्टॉक चेंज करना, स्टॉक मेंटेन करना शुरू किया। तो आज के दिन में आज लगभग 80% प्लास्टिक फ्री शॉप है ममता की यहाँ पे। 80 से ज़्यादा ही होगी, 90% हो गई होगी, है ना। और पूरा प्लान है इनका नेक्स्ट यहाँ क्रिसमस तक या इस समर तक 100% प्लास्टिक फ्री करने का। तो उसकी तरफ काम चल रहा है इनका भी। तो दोस्तों अब आपको खर्चों की बात बताते हैं। जो इनका मंथली यहाँ पे आउटगोइंग होती है शॉप से, वैसे इनकम भी होती है, इनकम के पैरेलल में आउटगोइंग भी अच्छी खासी होती है। तो कितना पूरा तुम रेंट और बिल्स के साथ में पे करती हो? लगभग 2000 या 2000 पाउंड के आसपास दोस्तों ये मंथली पे करती हैं। 2000 पाउंड का मतलब हो गया इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप 2.5 लाख के आसपास मंथली जो शॉप की और विंटर में कुछ ज़्यादा होता है तो 2.5 के आसपास होता होगा, क्योंकि हीटिंग का ज़्यादा होता है। तो इसमें जो 2000 पाउंड है इनका 2.5 लाख जो है उसमें रेंट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, म्यूज़िक का है। म्यूज़िक लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है, जैसे बाकी चीज़ों का लाइसेंस होता है ना यूके में, म्यूज़िक का भी शॉप्स को लाइसेंस लेना पड़ता है, म्यूज़िक चलाने का भी। आप ऐसे गाने नहीं बजा सकते बगैर लाइसेंस के। इंटरनेट का है, इंटरनेट का खर्चा है। वैसे यहाँ पे टीवी नहीं है, वरना टीवी का लाइसेंस भी पे करना पड़ता है इनको। 2-3 बार लेटर आया तो था, मैंने कॉल किया उनको। और उसके बाद में कुछ सर्विस चार्जेस भी पड़ते हैं आपको, जैसे जो टाउन सेंटर है उसकी साफ़ सफाई का और मेंटेनेंस का, वो भी ये पे करते हैं। तो सारा मिला के इनको 2000 पाउंड के आसपास पे करना पड़ता है हर महीने। तो इनको शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी मेहनत करी ममता ने। पूरे 7 के 7 दिन काम करती हैं, 2 दिन अभी भी नर्सरी जाती है और 5 दिन यहाँ पे देती हैं शॉप में। और ये करते करते आज इन्होंने बिज़नेस को अच्छा स्टैब्लिश कर दिया है यहाँ पे, जिससे अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ नया है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। सीखना तो खैर रोज ही है ना। हाँ। सीखना हमें रोज भी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अब सीख लिया, हम परफेक्ट हो गए। तो जैसे ही आदमी वहाँ पे सोचता है तो वहीं से उसकी वो सीढ़ी नीचे उतरना शुरू कर देता है। तो सीढ़ी ऊपर चढ़नी तो हमें यही सोचना है कि हमने अभी और सीखना है और सीखना है, सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। अभी मुझे और सीख रही हूँ कि मुझे कैसे इसको और ज़्यादा कलरफुल बनाना है, मुझे देखना है उसके, मैं वही देख रही हूँ आजकल। कलरफुल बनाने के लिए तो मुझे एक दिन पेंट दे देना, मैं पेंट कर दूंगा पूरा इसको कलरफुल। वैसा नहीं चाहिए ना मुझे ऐसे जैसे टेबल को अच्छे से मेंटेन करना है, ये सब कुछ देख रही हूँ मैं आजकल। तो दोस्तों आज तक इन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट भी अच्छे बना लिए हैं। मतलब यहाँ पे लोकल से लेके इंटरनेशनल तक लगभग 70 से 80 आर्टिस्ट हैं इनके, जो इनको आइटम्स बना के सप्लाई करते हैं, और ये उनके साथ में मिलके आइडिया शेयर करते हैं आपस में, और फिर चीज़ें निकाल के लाते हैं लोगों के लिए। लोगों को बेस्ट यूनिक गिफ्ट यहाँ पे इस शॉप से ये प्रोवाइड कराती हैं। और दूसरा, इनको अभी लोकल काउंसिल ने भी यहाँ पे कांटेक्ट किया था प्लास्टिक फ्री की वजह से। हाँ। तो वो लोग भी साथ में काम कर रहे हैं इनके, कि किस तरह से आप सस्टेनेबल बिज़नेस कर रहे हो, और बड़ा अच्छा है। उन लोगों का भी अप्रिशिएशन मिला है, और लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं इनकी शॉप को। यहाँ पे कई कस्टमर तो इनके ऐसे आते हैं कि वो ये कहते हैं हमारे अंदर आते ही ये मन करता है कि हम सब कुछ यहाँ से ख़रीद लें। बहुत सारे ऐसे आते हैं, है ना। तो तुम्हारे काफ़ी रेगुलर कस्टमर भी हैं? हाँ, मेरे बहुत है रेगुलर कस्टमर, वो आते रहते हैं। यहीं से लेते हैं गिफ्ट्स, कार्ड्स, और कभी कभी ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। हाँ, इनका एक ऑनलाइन स्टोर भी है, उस पर कम ध्यान दे पाती हैं क्योंकि अभी 1 मैन आर्मी है यहाँ पे, अकेले ही देखती हैं। तो धीरे धीरे उसको भी बढ़ाएंगे, ऑनलाइन स्टोर को भी। अभी हम ऑनलाइन जो हमारा स्टोर है उसको धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो एक दिन वो भी अच्छा रन करेगा। तो जैसे तुम पहले इतने टाइम तक तुमने जॉब की, वैसे तो इंडिया में तुमने अपना काम ही किया था, इंडिपेंडेंट ही। तो तुम्हारी जो कोचिंग सेंटर था वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ही था। और फिर यहाँ पे आके फिर तुमने जॉब करना शुरू किया, और फिर से तुमने अपना बिजनेस करना शुरू किया यहाँ पे गिफ्ट शॉप का। तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है? क्या नौकरी करना ज़्यादा अच्छा था या खुद का काम करना ज़्यादा अच्छा है?
खुद का काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नौकरी में तो आप बच जाते हो ना कि आपको इस टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। वो तो यहाँ पे भी, शॉप पे भी आना है। शॉप में भी पहुंचना है, लेकिन ये डर नहीं रहता है ना कि अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो कोई ना कोई कुछ कहेगा। तो इंडिपेंडेंट तो रहती है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। जॉब में तो ये रहता है कि हमें किसी के अंडर काम करना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ पे तो हम जैसा भी अपना काम है ना उसको एक उससे करेंगे, जॉब में भी करेंगे, लेकिन जॉब में थोड़ा स्ट्रेस रहता ही रहता है। अपने काम में जो मुझे ये डिफरेंस लगता है कि अगर आपकी कोई अपनी क्रिएटिविटी है, अगर आपका कोई अपना इनोवेशन है, उसको अगर आप उतारना चाहते हो अपने अपने जगह पे, अपने वर्क प्लेस पे, तो आप उसको उतार सकते हो। आपको कोई हर्डल नहीं रहेगा, मतलब आपके लिए कोई ये नहीं कहेगा कि अरे ये क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा खुद का है। यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, है ना। और फिर आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना फ़ायदा आप ही को होगा। यहाँ पे आप खुद के लिए, खुद की जॉब पे अगर काम कर रहे हो, खुद के बिज़नेस में काम कर रहे हो, तो जितनी भी मेहनत करोगे आपका अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगा। और आगे चल के आप इसको ऑटो मोड पे भी डाल सकते हो, है ना। आगे चल के आप किसी को हायर कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज यहाँ पे शॉप में ममता के साथ फाल्वी भी आई हुई है। फाल्वी ने तो कल पूरा दिन भर वहाँ खेला, घूमा, फिर थक गई थी, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी तो मेरी फ्रेंड्स के लिए पूरा एक डॉल हाउस लेके आई है। अच्छा, कि वो ये खेलेगी यहाँ पे। अब कह रही कि मैं रोज शॉप में आऊंगी। रोज आएगी शॉप में? कब तक? जब तक बोर्ड नहीं हो जाती उससे खेल खेल के। अच्छा, चलो, कुछ ये हेल्प भी कर देती है ममता को, टाइडी अप वगैरह। हाँ, ये तो करती है टाइडी। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी यूके में या फिर किसी और कंट्री में अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि कुछ स्टार्टअप किया जाए, तो बिल्कुल भी डरिए मत, सोचिए ज़्यादा मत। क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो फिर उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। सोचने के लिए भी एक टाइम फ्रेम रखिए कि इतने टाइम तक सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। तो डर वर सारा दिमाग से निकाल के, जैसे ममता ने अपना डर निकाला और डिसीजन लिया, ऐसे ही आप लोग भी तुरंत डिसीजन लीजिए और अपना काम शुरू करिए, है ना। और आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है डीपली, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हाँ, और भी यहाँ पे यूके में बिज़नेस को लेके किस तरह से बिज़नेस किया जाए और ये सब की जानकारी, मतलब कैसे डेली रनिंग होती है एक शॉप की, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं दिन भर में, अकाउंट्स कैसे चलता है, पैसा कैसे लेते हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है, और भी बहुत सारे क्या क्या पेपर वर्क होता है ना। तो ये अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में लिखिए, तो ममता फिर से एक और वीडियो बनाएंगी, है ना। और आप लोग अगर और जानकारी भी चाहते हैं तो ईमेल से भी आपको मिल सकती है। हाँ, उसमें भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई और हेल्प भी चाहिए, कोई अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करने को लेके, तो ममता उसमें भी आपको हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ आप लोगों ने हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।